Welcome back everyone. In the previous session we have talked about the introduction of banking, and now we are going to the depth of banking sector and all these things, right? So our next topic is the functions of commercial bank. So before coming into this, we must know from where the commercial bank has come. We all know that the financial institutions have been divided into two types: banking and non-banking. Non-banking companies and banking companies are both similar, but there is only one difference between them. Is banking creates credit and provide and lend its money to different people. So the banking sector accept the deposits also and create credit from them and provide funds to the people who are in need of that. Whereas a non-banking sector are those sectors which provides only credit. So there is only difference between that. The banking accept the deposits also and creates credit, whereas non-banking companies only creates or give credit to the people who are in need. Now, in the previous class, I have already told that RBI is the prime head of the family or the pool of the banks. So I can denote that RBI is the apex bank which controls, supervise or all the management activities relating to planning, organizing, directing, supervising, coordinating, all the activities of the management functions engulfs into the RBI sections. It directs, it plans, it organizes, it gives each and every details to other banks in order to perform their functions. जैसे पिताजी अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि बेटा आपको ये करना है, बेटा आपको ये करना है. Likewise, the RBI also gives informations to the various people regarding various banks regarding their functioning and controlling and providing funds to the people they require. So RBI को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है. It is scheduled banks and non-scheduled banks. अब शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में फ़र्क क्या होता है? शेड्यूल्ड मतलब हमेशा हम सोचते हैं एक शेड्यूल्ड फॉर्मेट मीन्स व्हाट, अ डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. नॉन शेड्यूल्ड इज नॉट कहीं से भी पैसा मिल जाए, दैट इज अ नॉन शेड्यूल्ड पार्ट. अगर हम किसी से पर्सनली पैसा लेते हैं तो वो एक नॉन शेड्यूल्ड पार्ट में आ जाता है. बट शेड्यूल्ड पार्ट इज क्या? उसका बाकायदा एक संस्थान है जो लोगों को प्रमोट करता है, जो लोगों का डॉक्यूमेंट्स रखता है, जो लोगों के अकाउंट खुलाता है और उन्हें पैसे देता है और उन चीज़ों को सिस्टमैटिक मैनर में उसे उन फंड्स को एक रास्ता देता है ताकि वो काम कर सके. सो शेड्यूल्ड यहाँ पर मतलब समझ में आ गया. नॉन शेड्यूल्ड मतलब एवे, मतलब ऐसे ही कहीं से अगर अपने को पैसे मिल जाएं या कोई भी तरीके से या प्रोजेक्ट के तरीके से अपने को पैसे मिल जाएं तो हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के तहत उसे डाल देंगे. शेड्यूल्ड बैंक्स वो होंगे जो अपने को ऑर्गेनाइज तरीके, डिसिप्लिन तरीके से अपने को पैसे प्रोवाइड करें. दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स. अब शेड्यूल्ड बैंक्स को हम दो तरीके से डिवाइड किए हैं, कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स. आपने हर कोई सुना होगा कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो मोस्टली परफॉर्म करते हैं रूरल एरियाज़ की चीज़ों को लेके, जो बहुत बेसिकली स्टार्टअप तो हुआ था रूरल एरिया के लिए, लेकिन वो अब धीरे धीरे हर जगग फैलने लगा है. कोऑपरेटिव मतलब ये वर्ड ही आपको बताता है मीनिंग. कोऑपरेटिव मतलब किन लोगों का 4, 5, 10, 100 कितने भी लोगों का एक साथ जब जमावड़ा हो, एक साथ कोऑपरेशन से कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड हो, दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, हर स्टेट और सब जगह वो सेम बैंकिंग फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जैसा एक नॉर्मल सिग्नल, लेकिन इनको एक अलग सेक्टर दिया गया है. अब आता है बात कमर्शियल बैंक्स का. जो शेड्यूल्ड, तो कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक है जो आरबीआई के अंडर आता है. अगर ये हम चार्ट देखेंगे तो कमर्शियल बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक है जो आरबीआई के चार्ट के अंदर आता है, आरबीआई के तहत आता है. इनको फिर दो तरीके से डिवाइड किया गया है, इंडियन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. क्लियर?
इंडियन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स वो होंगी जो विदेश के बाहर होंगी, इंडियन बैंक्स विच इज डोमेस्टिक, विच इज विद इन द कंट्री एंड परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज विद इन द कंट्री, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. अगेन इंडियन बैंक फिर दो तरीके से डिवाइड, पब्लिक एंड प्राइवेट. प्राइवेट हमेशा हम बोलते हैं प्राइवेट बैंक यानी HDFC, एक्सिस, ICICI, which doesn't have the government what do you say acquisition in that or government part in that. अगर कोई गवर्नमेंट संस्थान उसमें अपना शेयर या कुछ अपना पार्ट अगर नहीं लगाते, then it comes in the part of private. So it can be ICICI, HDFC, Axis, etc., etc. Now this is the important part, which is public banks. We all know, because we are in a race of getting into the bank and have a good employment in that opportunity. So हम हर किसी को लगता है कि क्यों ना हमारा SBI में हो जाए, क्यों ना हमको नेशनलाइज बैंक में हो जाए, क्यों ना हमारा RRB बैंक्स में हो जाए. दिस IBPS concern is recruiting people for these type of banks regularly and regular years. So SBI, State Bank of India, I have already discussed in the previous class what is the State Bank of India, when it has been what you say कब ये नेशनलाइज्ड हुआ और कैसे हुआ, इंपेरियल बैंक से कैसे कन्वर्ट SBI हुआ, SBI होने के बाद इसे फिर रेगुलेशन एक्ट के तहत 1955 के तहत इसे नेशनलाइज किया गया. नेशनलाइज्ड बैंक्स में टोटल 21 आते हैं, टोटल 21 आते हैं इंक्लूडिंग भारतीय महिला बैंक, उससे भी इंक्लूड किया जाता है. आपने हर कोई सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे वो टोटल मिला के 21 हैं. और RRB रीजनल रूरल बैंक्स, basically these are for the rural areas where they used to perform and do their activities of the banking or the banking functions. So अगर हम समराइज वर्जन में देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो तरीके के होते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग. बैंकिंग आपको आर दोज कंसर्न्स विच accept the deposits and creates credit and give credit to the people, whereas non-banking sectors are accepting, non-banking are those concerns which provides credit to the other people only credit. Now when we are talking about RBI is again divided into two types, scheduled banks and non-scheduled. scheduled वो होते हैं जो organized, disciplined और functioned रहते हैं. non-scheduled it has not been, it comes under the type of project, it is only for a particular period of time, then it takes the form of non-scheduled banks. Again scheduled banks is being divided into two types, cooperative and commercial banks. Cooperative, the pool of the cooperative society or the various societies comes together to perform some banking transactions, that it comes in the part of cooperative. When we are talking about the commercial banks again be divided into public and private. Commercial bank is being divided into Indian and foreign. Indian banks again public and private, and public is again SBI, nationalized and RRB. So एक आपको टोटल समराइज वर्जन पता चले कि बैंकिंग आया कहाँ से, बैंकिंग आता कहाँ से. So from this only we are having this commercial bank. So the present banking system in India evolved to meet the financial needs of the trade and industry, and also to satisfy the institutions and individual of the country. Banking sector is a part of the financial institution which can be classified into two sector, commercial banking, in which the commercial banking exists. So financial institutions में आपको पहले ही बता दिया कि दो तरीके से डिवाइड होते हैं. अब आते हैं मुद्दे पर कि कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं. Commercial banks are a very important segment of the money market, as they play a vital role in the economy by mobilizing savings from the various sectors, which is the foundation for the growth of the development. अब जाहिर सी बात है ना, पर्सन ए के पास 10,000 रुपये हैं, अगर उस 10,000 रुपये का अगर वो उसको वे नहीं मिल रहा है कि कहाँ हम रखें, कहाँ उसे चीज़ को मल्टीप्लाई करें, देन वी कैनॉट थिंक अबाउट हैविंग द बैंकिंग सेक्टर. सो ये क्या करता है, ये ए पर्सन 10,000 रुपये जो वो सेव करके रखा है, उस 10,000 रुपये को अपन कहाँ डाल देते हैं, सीधे जाके कमर्शियल बैंक्स में. कमर्शियल बैंक्स स्टार्ट्स विथ ओपनिंग एन अकाउंट, राइट. Basically if we don't have any data, we cannot kept our money there, right. So commercial banks accepts the various types of documents, opens an account and kept a deposit of this one 10,000,
and in particular period they provide interest as and when it is being scheduled to provide the interest to the people. So मैंने क्या किया, it plays a vital role in mobilizing the funds. Means what? It gives a way, it gives a path where the funds could be gettable so that it can help in the growth and development of the economy. Commercial banks are the concerns who collect money from those who have it to spare or who are saving it out of their income and lend to those who requires it. अगर हम मीनिंग पे आते हैं तो कमर्शियल बैंक्स वो कमर्शियल कंसर्न है. कमर्शियल मतलब जहां पर कमर्शियल का बात आ जाए, when we are talking about commercial there is a profit motive, right? So nobody used to do, when we are talking about commerce, it's commerce all about exchange of the goods services in order to gain some profits. So when the commercial part comes, definitely we are talking about the profits. The banking sector also generates profits from the funds which have been deposited by the people of the country. So commercial bank are the commercial concerns who collects money, right? वो पैसों को लेता है. From there, कहाँ से? Who have it to spare, उन लोगों से जिनके पास है और उस चीज को वो पैसे को क्या उसको लगाना चाहते हैं, स्पेयर करना चाहते हैं, व्हाट यू से लोगों को देना चाहते हैं. Who are saving it out of the economy, who are saving it out of the income, जो इनकम वो जनरेट करते हैं. अगर उसमें से कुछ पार्ट, फॉर एग्जाम्पल A is a person who have got 10,000 as a salary, और वो हर महीने at the end of the month if he save 2,000 of rupees as a saving and he wants it to deposit in the commercial bank, then it takes the form of commercial banking function. So ये 2000 लेके जाएगा. फॉर एग्जाम्पल PNB है, पंजाब नेशनल बैंक में उसका अकाउंट है, ये 2000 यहाँ जाके वो डिपॉजिट कर देगा. अब ये PNB क्या करेगी, ये PNB उन लोगों को देगी, फॉर एग्जाम्पल B है, उन लोगों को देगी जिनकी इस पैसों की जरूरत है. सो दिस 2000 has been mobilized or channelized into way in order to provide funds to the people who requires it, right? हम उन पैसों को यहाँ से लेके यहाँ पर सीधे सीधे डाल देते हैं, उन लोगों को दे देते हैं. कमर्शियल बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. और एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं और एक मीनिंग बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लेती है पैसा फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, देने के लिए ही लेती है, राइट? If coming to a definition, according to Kinley, a commercial bank is an establishment which makes to individual such advances of money or other means of payment may be required and safely made, and to which individuals entrust money or means of payment when are not required by them for use. इस इन टोटल समराइज वर्जन अगर हम मीनिंग इसका देखेंगे, कमर्शियल बैंक काम वही करती है कि उन लोगों से पैसे लो जिनके पास ज़्यादा है, उन लोगों को दो जिनके पास कम है, ताकि वो पैसा रिवॉल्व हो सके. देयर शुड बी अ सर्कुलेशन इन द मार्केट एंड द फ्लो ऑफ द मनी वुड बी देयर इन द होल व्हाट यू से इकोनॉमी. और जाहिर सी बात है, अगर पैसे इकोनॉमी में रहेंगे, वो इकोनॉमी दिन ब दिन वो चीज़ बढ़ते रहेंगे. So the basic things or the basic functions which the commercial banks does can be divided into 3 types. हमने उन चीज़ों को, मैं कमर्शियल बैंक्स के 3 फंक्शंस को 3 तरीके से डिवाइड किया है. अगर हम देखना चाहें तो पहला आता है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी, और जाहिर सी बात है तीसरा होगा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, और वी कैन से दैट सर्विसेज और यूटिलिटी सर्विसेज. अब तक वीडियो देखने के बाद इतना तो पता हो चुका है कि नॉर्मल जो बेसिक फंक्शन अ कमर्शियल बैंक डज इज जस्ट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड लेंड द मनी टू द पीपल हु आर इन नीड ऑफ. सो जाहिर सी बात है, हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हैं, इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, लेंड और एडवांसेस दैट मनी, लेंड and advances that money to the people who are in need. इन मनी को वो सर्कुलेट करता है
and in this process we create a credit. This is nothing but a credit creation. मतलब हम नेक्स्ट सेशन में जब नेक्स्ट क्लास अब लेंगे क्रेडिट क्रिएशन का, मैंने आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक छोटा सा अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है और कैसे वो मार्केट में फ्लो करता है. सो आई कैन से दैट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग और एडवांसिंग दैट मनी टू द पीपल हु आर इन नीड, देयर बाय क्रिएटिंग अ क्रेडिट फॉर द होल इकोनॉमी. कमिंग टू द सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में भी लोगों को सब कुछ पता है. हम लोगों को तो नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में अगर हम जाएंगे, सबसे पहले आता है क्लियरेंस ऑफ द बिल्स, चेक्स. हम एक चेक लिख के दे देते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए, बैंक में जाता है, बैंक उस चीज़ों को प्रोवाइड करता है, उसे क्लियर आउट करता है और लोगों को पेमेंट करता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ सेकेंडरी सर्विसेज. सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स. कभी कभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कभी कभी गवर्नमेंट शेयर्स, कभी कभी शेयर्स एंड डिवेंचर्स और बॉन्ड्स को क्या करती है, बैंक्स जो है फ्लोट करती है. दैट मीन्स व्हाट, दीज कमर्शियल बैंक्स यूज टू परचेज एंड द सेल द काइंड ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड शेयर्स. अब बात आती है बॉन्ड्स और शेयर्स. जब तक हम बॉन्ड्स एंड शेयर्स ना जाने तो परचेज एंड सेल का मतलब ही नहीं बनता है. सो आई कैन से दैट इन अ सिंपल लैंग्वेज, द टोटल कंपनी capital or the total authorized capital of the company is being divided into various divisible part and each part is known as shares. हम एक कंपनी के पूरे पैसे को कितने ही टुकड़ों में बांट दें, वो एक टुकड़ा एक शेयर कहलाता है. तो जब वो फ्लोट करेगा, जब हम खरीदेंगे शेयर, जाहिर सी बात है वो शेयर को अपन खरीदेंगे और उस चीज़ों पैसों को इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में. सो वो एक शेयर बन जाता है. लाइकवाइज गवर्नमेंट ऑल्सो फ्लोट्स शेयर्स. जैसे एसबीआई के शेयर हैं, एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके अगर शेयर्स फ्लोट किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई कमर्शियल बैंक फ्लोट करता है. एसबीआई इटसेल्फ फ्लोट्स दैट वन. बॉन्ड्स क्या होते हैं? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट. ये हमेशा बॉन्ड्स हमेशा डील होते हैं एक गवर्नमेंट संस्थान में. कहने का मतलब एक उधारधारक है, उससे अगर हम पैसे लेते हैं और उसके बदले में उसे कुछ एक कागज़ देते हैं कि हाँ भाई आप, हमने आपसे 10,000 रुपये लिए हैं, वो 10,000 रुपये 3 महीने बाद आपको मैं वापस कर दूंगा सूद समेत विथ इंटरेस्ट विद इन द टाइम पीरियड, राइट. देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ बॉन्ड. उसके बदले में एक कागज़ जो दिया था वो कागज़ का ही टुकड़ा हो जाता है एक बॉन्ड पेपर और बॉन्ड. सो द कमर्शियल बैंक ऑल्सो फ्लोट्स दिस टाइप ऑफ सेल एंड. पहला आया क्लियरेंस, दूसरा आया परचेज एंड सेल ऑफ बॉन्ड, सेल ऑफ बॉन्ड. तीसरे पे आते हैं विच इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, गूगल पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ट्रांसफर ऑफ फंड्स के बारे में सबको पता है कि आप घर बैठे बैठे विद इन 2 seconds, विद इन 2 minutes, विद इन व्हाट यू से विद इन half an hour we can transfer large amount funds to the people there. we has to payment. हमको जिसको पेमेंट करना पड़ता है, टाटा स्काई का रिचार्ज कर रहे हैं, बैठे बैठे आप घर बैठे आप ट्रांसफर कर दिए, फंड्स रिचार्ज हो गए. सो दिस इज व्हाट, ये किसके प्लेटफॉर्म से हुआ? इट इज ओनली थ्रू अ कमर्शियल बैंक. क्योंकि कमर्शियल बैंक में जब तक आपका अकाउंट नहीं है, दैट मीन्स आपके पैसे वहाँ सेव नहीं है. आपके पैसे अगर सेव नहीं है तो यू कांट use the transaction or you can't do the transactions related to the bank. The bank itself becomes the base for transferring the funds from one people to another. Second, third, work as a trustee or a letter of credit function. ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, राइट. लेटर ऑफ क्रेडिट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको अपने को समझना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए हु इज इन इंडिया वर्किंग विथ पीपल हु इज इन बी इन अमेरिका. एक ऐसा संस्थान है जो मैं हूँ, ये मैं इंडिया में हूँ, और बी जिसके साथ मैं गुड्स, जिसके साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो यूएसए में है. क्लियर? यूएसए में है. जाहिर सी बात है मेरा एक बैंक होगा, इसका भी एक बैंक होगा. क्लियर? जिसका भी एक बैंक होगा. तो सबको पता है कि पैसे का कोई भरोसा नहीं है किसी का भी. माइट अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं शायद मैं डिफॉल्ट कर जाऊं
बी वाला क्या करे, शायद वो डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट करते समय, ऐसा हो सकता है, इट्स नॉर्मल प्रोसीजर. सो व्हाई नॉट, if you are following the procedure of conservation of conservatism, कि it's better कि हम losses के लिए पहले से तैयार रहें, right? तो हमको पता है कि might be in future we can have losses, why not to have a security, right? That security can be gettable from this letter of credit. It is symbolized as L/C. letter of credit ही आपको एक तरीके का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है while providing funds. कैसे? ए को जब हम ए और बी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, ए बोलता है बी से कि भाई कोई भी टाइम पर लाइट हो सकता है कि तुम डिफॉल्ट कर जाओ. सो एट दैट टाइम ऑफ डिफॉल्ट वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, उसके पैसे तो गए, तो वो क्या कहेगा, ए बोलेगा कि बी से कि आपका जो शेड्यूल्ड बैंक है, आपका जो नॉर्मल बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, उस बैंक से आपके क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर, वो बैंक भी ऐसा थोड़ी है आपका क्रेडिट वर्दिनेस देखेगा, आपका क्रेडिट रेटिंग देखेगा, ये कहेगा कि आप चल जाइए अपने बैंक के पास और एक लिखवा के ले आइए, बस रिपोर्ट एक लिखवा के ले आई. बैंक बोलेगा कि हाँ मैं इस पर्सन का गारंटी लेता हूं इफ ही मेक्स डिफॉल्ट. जाहिर सी बात है, सी एक तरह से सी जो बैंक है एक तरह से गारंटर बन जाता है किसका, बी का. सो व्हेन ही इज मेकिंग डिफॉल्ट ही कैन be he will be able to get the payments from that bank itself. So ये function कौन provide कर रहा है, बैंक ही तो provide कर रहा है. So letter of credit is a function where the bank provides a security, or bank provides an assurance that your funds will not be in void, उनको मिलेगा ही मिलेगा. So ये आते हैं सब सेकेंडरी सर्विसेज में. प्राइमरी अपन क्लियर हो गए, सर्विसेज में आते हैं. सर्विसेज आर इननंबरेबल, यू कैन राइट एज मच एज यू कैन. एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब इसके अंदर इंक्लूडिंग आएंगे. जैसे रिसीविंग द वैल्यूएबल्स ऑफ सेल कस्टडी. सेल कस्टडी ऐसा थोड़ा लगता है कि सेल कस्टडी का मतलब क्या था, बट जब हम अपने जेवरात को कस्टडी में रखते हैं, दैट मीन्स व्हाट, जब हम गोल्ड लोन लेते हैं, कैसे गोल्ड लोन लिया जाता है, जब व्हेन वी अप्रोच इस बैंक, लॉकर फैसिलिटी जब देती है बैंक कि आप इस चीज़ों को रख सकेंगे. The valuables can be kept there safely because we know anybody could be vanished with this theft and all these things. अगर इन चीज़ों का डर है तो उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए अपन लॉकर फैसिलिटी कोई बैंक देता है, ये एक सर्विसेज में आएगा. एटीएम्स, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया. एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इशू ट्रैवल्स एंड गिफ्ट चेक्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ये सब आपके अंदर आएंगे. डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंजेस हेल्प करता है इन ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग द फंड्स वी हैव व्हेन वी आर गोइंग टू अब्रॉड. वी डेफिनेटली हैव टू गेट द करेंसीज ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि हमें उस चीज़ों को जानना है, उन चीज़ों को देखना है ताकि हम ट्रांजैक्ट कर सके उस कंट्री में. नेक्स्ट, बैंकिंग सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज, नेट बैंकिंग, अंडर राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अंडर राइटिंग इसमें एक बड़ा फैक्टर है. अगेन एक तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट की तरीके ही बात है. It's a normal practice of a company that they have, when they are opening a company, they have to get a minimum subscription in order to flow or in order to what you say run the company. उन्हें एक minimum subscription की ज़रूरत होती है. Let's say वो minimum subscription 10,000 रुपये होती है, right? वो 10,000 रुपये में कंपनी सिर्फ 5,000 ही जुटा सका, तो बाकी बचे पैसों को अगर वो बैंक प्रोवाइड कर देता है और देता है और उस कंपनी का एक ओनर बन जाता है, देन इट टेक्स और इट डू द फंक्शंस ऑफ द अंडर राइटिंग. क्लियर, उसे अंडर राइट कर देता है, उसे अपने गारंटी से उस चीज़ को खरीद लेता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि नॉर्मली प्राइम क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है. प्राइमरी, सेकेंडरी सर्विसेज, पता चला कि कहाँ से कमर्शियल बैंक आया, कहाँ से वो कैसे फंक्शन कर रहा है. सो बेसिकली इट इज़ टोटली क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक सो. अगर हम थोड़ा थियोरेटिकल बेस पे आएँ, अगर हम पॉइंट्स में जॉट डाउन करें तो बैंक क्या करती है, बैलेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी विद द लिक्विडिटी. प्रॉफिट तो कमाती है बैंक, राइट. इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या, लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द कंसर्न टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. जब पैसे की जरूरत, बैंक आपके पीछे खड़ा है. तो बैंक प्रॉफिट तो कमा रहा है,
also maintaining the liquidity in the economy. That means they provide the funds as and when they require. Next, the management of reserves. Definitely they kept reserves for the future period of time. Reserve क्रिएट ही किया जाता है इन ऑर्डर टू डू द इमरजेंसी केसेस में रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं. क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी, आर्ट ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम. इकोनॉमी को सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन है? बैंक, और बेसिकली कमर्शियल बैंक ही. एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग और गेटिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब अगर बल्क में अगर पेमेंट करते हैं, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द बैंक इटसेल्फ, देन दे प्रोवाइड द कैश डिस्काउंट्स एंड ट्रेड डिस्काउंट्स विच इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट टू अस. So basically this is the summarized version of the functions of commercial bank. I hope that you have all the basic concepts clear out from this one. In the next video I'll talk about very important concept which is credit creation. At the end of the video, definitely at the end of this video series I'll provide you a handout for this one from where I am teaching you all. Thanks a lot. Have a good day to everyone. Thank you.